हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीवाईक्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी चैनल पर जाए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो वो आप तक पहुँच पाए। और स्क्रीन पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, एशियंट हिस्ट्री के ये सारे क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी बुक के हैं। आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो इनमें ये सारे क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये जो है क्वेश्चन, ये क्लास 6 to 12 के मैं एनसीईआरटी वन लाइनर को कंप्लीट करा रही हूँ और इसके 5 या 6 टॉपिक मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। और अभी मौर्य काल चल रहा है तो मौर्य काल से मैंने एक वीडियो कंप्लीट कराया हुआ था और आज इसके सेकंड पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और इस प्रकार से मौर्य काल जो है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो एक एक करके एनसीईआरटी के सारे टॉपिक को हम यहाँ कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में ये सारे देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है एनसीईआरटी बुक पढ़ने का तो आप उसके वन लाइनर यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ साइड में ये एग्जाम्स के नाम दिए हुए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी आगामी एग्जाम होगा उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सारे क्वेश्चन जरूर पढ़ें। आप जितने भी पीवाईक्यू है ये किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो क्वेश्चन को छोड़े ना और इन तक वीडियो को जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दे रखा है, लिखे गया है अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गया है। नेक्स्ट है कि ब्लैंक ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षकों के रूप में उल्लेख किया है। तो कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदेशों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारों को उनके पुत्र महेंद्र एवं पुत्री जो है संघमित्रा भी शामिल थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र पुत्री को बहुत दूर दूर तक भेजा और इन्होंने श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। नेक्स्ट है कि ब्लैंक में धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो अशोक ने धर्म विजय यानी कि धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। नेक्स्ट है संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे तो अशोक थे। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में ब्लैंक पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ, वो है उड़ीसा। नेक्स्ट है कि अशोक ने ब्लैंक के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध में ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो यह 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। चंद्रगुप्त का पुत्र जो था यानी कि बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर दूसरी बार बैठने वाले शासक में चंद्रगुप्त का पुत्र था जो नाम है बिंदुसार। सम्राट अशोक ब्लैंक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेशों उपकृत करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। नेक्स्ट है कि अशोक महान ब्लैंक से संबंधित थे। तो अशोक महान जो है ये मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि ब्लैंक मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से था। उसका संबंध यूनान देश से था। मेगास्थनीज जो है वो सबसे पहले भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं में से था और उसका संबंध यूनान से था। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकार की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इस अधिकारियों को रजुक कहा जाता था। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्षों में एक विशेष अधिकार की नियुक्ति की थी जो कि भूमि का सर्वेक्षण करता था और भूमि अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन सभी अधिकारियों को रजुक कहा जाता था। नेक्स्ट है कि ब्लैंक राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी जो है मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। नेक्स्ट है कि वह वास्तुकार जिसने राजा बिंबिसार के महल को बनाया। तो महागोविंद वो वास्तुकार है जिसने बिंबिसार के महल को बनाया था। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। विष्णु पुराण जो है मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। नेक्स्ट है कि आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। तो मत्स्य पुराण आंध्रों के इतिहास से रिलेटेड है। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले 20 परीक्षक वैद्य को कहा जाता था। तो मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले 20 परीक्षक को जांगली विद कहा जाता था। शासक को मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। अग्निमित्र जो है ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था जो कि चुनार से अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है तो वो है बराहवा शिलालेख। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो 8 वर्ष बाद विजय प्राप्त किया था। प्राकृत भाषा के पोषक थे। तो सातवाहन नरेश जो थे वो प्राकृत भाषा के पोषक थे। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो सातवाहन काल में कला को अधिक प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई। तो कुषाण के शासनकाल में मथुरा मूर्ति शैली जो है ये प्रारंभ हुई।
नेक्स्ट है कि वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया। राजा जिनके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये है अशोक। नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो अशोक के द्वारा सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित जो स्तंभ है वो है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख जो है ये निगाली सागर स्तंभ अभिलेख अशोक का अभिलेख है जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। गुजरा लघु शिलालेख गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, जिससे स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुजरा लघु शिलालेख जो है वो अशोक का नामोल्लेख है जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले से संबंधित है। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख जो है अभिलेख 12 है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। तो जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे प्रथम पढ़ा। पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। अनुराधापुर से पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। अनुराधापुर पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख था। प्राकृत भाषा में पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजा यज्ञों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। अमराइक, ग्रीक और खरोष्ठी भाषा का अशोक ने प्रयोग किया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद के अशोक स्तंभ जो है ये सूचना प्रदान करते हैं समुद्रगुप्त से के बारे में। नेक्स्ट है कि फाहियान भारत में आया। तो 399 AD में आया। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था। मिस्र का मकदुनिया में अशोक का समकालीन राजा था। एंटीगोन गोंटास जो है मकदुनिया में अशोक का समकालीन था। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, राजा था मिस्र का। नेक्स्ट है कि एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था। फलिट जो है ये एक इतिहासकार है जिसके अनुसार अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वो वस्तुतः राजधर्म था, फ्लिट। आधुनिक देवनागरिक लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरिक लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के तीव्र आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने किया था। सांची का स्तूप बनवाया था तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। तो स्तंभों पर किया गया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र खुले थे। मौर्य काल में दंड विधान थे, काफ़ी कठोर था। मौर्य काल में दंड विधान। कालसी प्रसिद्ध है। तो अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे तो श्रवण बेलगोला में किया था। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है तो शिलालेख 12 है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार था। तो पुष्यमित्र शुंग जो था अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार था। आप कमेंट करके बताना कि वो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी ब्लैंक सदस्यों को सौंपी गई। तो 30 सदस्यों को सौंपी गई। भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गित किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। अशोक के अभिलेखों के अनुसार इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य के एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। अशोक के अभिलेखों के अनुसार इंद्रप्रस्थ जो है ये मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। ब्लैंक ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल में प्रशासनिक और सैन्य संगठित का सूक्ष्म विवरण देता है। अर्थशास्त्र ग्रंथ है जो मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासन और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। नेक्स्ट है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य है। अमात्य जो है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में मंत्री और अधिकारी हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ब्लैंक मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। तो अशोक थे जिन्होंने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस निकेटर को पराजित किया था। ब्लैंक ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंश धनानंद को पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था 322 ईस्वी पूर्व में। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य जो है ये कर निर्धारण करना था। समाहर्ता नामक अधिकारी कर निर्धारण करता था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ब्लैंक ने 837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था। जेम्स प्रिसेप पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था। ब्लैंक लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि जो है ये सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ जो था ये मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था।
मौर्य राजवंश का अंतिम शासक जो था यह वीरभद्र था और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कलिंग युद्ध धर्म के बाद। मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, तो बिंबिसार जो है ये मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। बिंबिसार जो है ये हयक राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि ब्लैंक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे। तो अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने उपदेश उत्कीर्ण किए थे। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज जो है वो 1958 ईस्वी में की गई थी। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज 1958 ईस्वी में की गई थी। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध जो है ये साची से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईस्वी पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है कि सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने मौर्य शासन चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है कि गुजरात में ब्लैंक झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो सुदर्शन जो है ये गुजरात में झील है जो एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रथम शासक माना जा सकता है जिन्होंने कलिंग वर्तमान के तटीय उत्तर उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रथम शासक माना जा सकता है जिन्होंने कलिंग जो है वर्तमान के उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। और लास्ट पॉइंट जो है ये है देवा नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। तो अशोक को देवा नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से मौर्य काल से कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे हमने 2 पार्ट में इसको कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है मौर्योत्तर कालीन भारत, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसे पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।